हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11th का ही इंट्रोडक्शन। आज के इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? डोमेन, रेंज और ग्राफ सीखेंगे। किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हर फंक्शन का कुछ डोमेन होता है, हर फंक्शन का कुछ रेंज होता है और हर फंक्शन का हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं। तो हम वही चीजें सीखेंगे कि डोमेन, रेंज और ग्राफ कैसे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो एक बार हम देख लेते हैं कि डोमेन और रेंज होते क्या है। फंक्शन के बारे में एफ एक्स डिनोट्स द फंक्शन। हमने आपको कहा था कि फंक्शन एक रूल होता है जिस रूल से हम कुछ इनपुट करते हैं, कुछ इनपुट हम इसमें डालते हैं रूल में और हमें एक आउटपुट मिलता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन एक रूल था। इस रूल में आप कुछ इनपुट डालोगे और आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। कुछ ऐसा फंक्शन होता है और हमने कहा था कि एवरी इनपुट पे आपको एक यूनिक आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो वो फंक्शन होता है। यहाँ पर बात ये कि ये इनपुट क्या क्या पॉसिबल है किसी भी रूल के लिए। इनपुट ऐसा होना चाहिए जो मेरे रूल को डिस्ट्रॉय ना करे, है ना। तो इस तरह के इनपुट जो होते हैं उसी को ही हम डोमेन कहते हैं। यानी कि यहाँ इनपुट क्या क्या चीजें पॉसिबल है। जैसे मैंने आपसे कहा, सपोज करो कि फंक्शन है मेरे पास 1/x, दिस इज 1/x। यहाँ मैं क्या करूंगी, कुछ इनपुट डालूंगी और उसमें मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 डाला तो 1/2 मुझे आउटपुट मिला। मैंने यहाँ 3 डाला तो मुझे 1/3 यहाँ आउटपुट मिला। मैंने जब 1 डाला तो मुझे आउटपुट 1 मिला। अगर मैं यहाँ 0 डाल दूंगी, अगर मैं यहाँ 0 डाल दूंगी तो मुझे 1/0 यानी कि इन्फिनिटी मिलेगा। और इन्फिनिटी रियल नंबर में नहीं आता, इन्फिनिटी रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता। यानी कि फंक्शन जब मेरे पास इन्फिनिटी बन जा रहा है ना, जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट मेरे इस फंक्शन को खराब कर रहा है, उस पॉइंट से मुझे प्रॉब्लम है। किस पॉइंट से? यहाँ मुझे 0 से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 0 यहाँ पुट करते ही ये फंक्शन डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये फंक्शन इन्फिनिटी बन जा रहा है ना। 0 पुट करते ही फंक्शन इन्फिनिटी बन जा रहा है। फंक्शन इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड। यानी कि फंक्शन मेरा डिफाइन ही नहीं है। कहाँ डिफाइन नहीं है फंक्शन? 0 पे डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब इसमें मैं इनपुट 0 पुट नहीं कर सकती। तो ये जो इनपुट का सेट होता है ना, अब मैं यहाँ एक वर्ड लिख रही हूँ, पॉसिबल इनपुट्स, कि क्या क्या इनपुट यहाँ पर पॉसिबल है। जैसे यहाँ 0 पॉसिबल नहीं है और 0 के अलावा आप यहाँ कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करती हूँ डोमेन की, तो ये जो सेट होता है ना, पॉसिबल आउटपुट्स, पॉसिबल इनपुट, दिस इज कॉल्ड डोमेन, दिस इज कॉल्ड डोमेन। यही, इसी को ही हम डोमेन कहते हैं कि पॉसिबल इनपुट क्या होगा इस रूल के लिए, वो इस रूल का, यानी कि वो इस फंक्शन का डोमेन होगा। और इस डोमेन में से आप हर एक पॉइंट को 1 by 1 यहाँ पुट करते जा रहे हो और आपको जो भी वैल्यूज मिल रही हैं, जैसे मैंने जब यहाँ पर 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया एंड सो ऑन, मुझे ऐसी खूब सारी यहाँ पर वैल्यूज मिल रही हैं। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज मुझे मिल रही हैं, ये इसका रेंज होगा। ये क्या होगा? इसका रेंज, यानी कि जो आपको आउटपुट मिलेगा, दिस इज द रेंज, वो मेरा क्या होगा? रेंज। तो यही जानना चाह रहे हैं यहाँ पर भी कि डोमेन और रेंज क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। यानी कि अब की बार जो मेरे पास फंक्शन है वो ये रूल है, साइन एक्स या फिर कॉस एक्स या टेंजेंट एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो इसका मतलब अब की बार जो मेरा फंक्शन है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि साइन एक्स। इसमें आउट इनपुट क्या होगा, है ना। तो मैं डोमेन पे बात करना चाह रही हूँ, साइन एक्स की डोमेन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने आपसे कहा जो इनपुट का सेट होगा ना, पॉसिबल इनपुट जो भी होगा, वही यहाँ पर डोमेन होगा इसका। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इनपुट आप इसमें क्या पुट कर सकते हो साइन के साथ। साइन के साथ हम जो भी यहाँ पे पुट करते हैं वो होता है हमारा एंगल। अब वो चाहे आप डिग्री में पुट कर रहे हो या फिर आप रेडियन में पुट कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप यहाँ एक्स की जगह पुट कर रहे हो, दैट इज द एंगल। अब एंगल क्या हो सकता है? क्या एंगल मेरे पास सिर्फ 90 तक ही होता है? क्या एंगल हम सिर्फ यही कहेंगे कि 360 तक ही है? नहीं ना। एंगल ऐसा तो नहीं है कि 360 डिग्री तक ही होता है। हम एंगल को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं।
आपको ध्यान होगा कि इससे जिसने ये वीडियो देखी है, प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 में मैंने वहां पर डिस्कस किया था कि एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर एक रेडियन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हर रियल नंबर को आप एक रेडियन कंसीडर कर सकते हो। रियल नंबर और रेडियन आर द सेम थिंग, ठीक है। मैंने एक रियल नंबर ले लिया 1000, तो इट मीन्स 1000 रियल नंबर है 1000, इट मीन्स 1000 रेडियन, वो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो नंबर एक, हर एक रियल नंबर एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी टर्म्स में? रेडियन के टर्म्स में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं अगर एंगल रख सकती हूँ तो मैं रेडियन की टर्म्स में यहाँ कोई भी एंगल रख सकती हूँ, मुझे उस पर वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये हर एंगल पे आपको साइन एक्स एक यूनिक वैल्यू देगा। एवरी एंगल पे आपको ये फंक्शन साइन एक्स एक यूनिक वैल्यू देगा। और एंगल की पॉसिबिलिटीज क्या है मेरे पास? पूरे का पूरा रियल नंबर का सेट। तो इसका मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर्स हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन क्या है? रियल नंबर है, क्योंकि हर रियल नंबर को आप एक एंगल लेकर के और वहां पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ से क्या चीज सीखी? हम यहाँ से सबसे पहले फंक्शन ले लेते हैं साइन एक्स। साइन एक्स पे बात करते हैं। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ उसका डोमेन। तो मैंने कहा डोमेन है पूरा रियल नंबर का सेट। आप यहाँ कोई भी रियल नंबर एक्स को इनपुट डाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर यहाँ इनपुट आ सकता है। अब जब मैं यहाँ कुछ भी पुट करूंगी तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो अब मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, ठीक है। साइन फंक्शन का रेंज क्या होगा साइन एक्स का? देखो हमने क्या कहा था कि साइन एक्स क्या होता है। एक मिनट, छोटी सी चीज बिल्कुल आराम से समझते हैं, बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। जब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि साइन एक्स एक्चुअली में क्या होता है, देखो साइन और कोस ही मेन होता है, ये अगर हमें आ गए ना, बाकी तो फिर सब उन्हीं से ही बने हैं। टेंजेंट भी साइन अपॉन कॉस से बनता है, कोटेंजेंट भी कॉस अपॉन साइन से बनता है, कॉसिकेंट सीकेंट सब साइन और कोस की हेल्प से ही बनते हैं, है ना। तो साइन और कोस अगर समझ में आ गया तो सब कुछ हो गया। तो वहां हमने ये डिस्कस किया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है ना दैट इज अ cos x। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है तो ये मेरे पास एंगल बन गया थीटा, ठीक है। और अगर मैं ये ऐसे परपेंडिकुलर डालती हूँ तो ये वाला डिस्टेंस जो होता है दैट इज द cos x, और जो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस होता है दिस इज द sin x। sin थीटा है ना, ये एंगल थीटा है तो sin थीटा। ये चीज हमने वहां पर डिस्कस की थी कि ये cos थीटा और ये sin थीटा। तो अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि sin x की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। मतलब x क्या है? एक एंगल, यानी कि मैं यहाँ चाहे कुछ भी एंगल पुट करूँ, एंगल तो यही है ना, ये एंगल कुछ भी, मैं चाहे ये थीटा पुट करूँ या मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, ये वाला थीटा पुट करूँ, यहाँ एक्सटेंड कर दूँ, ये आप जो मर्जी थीटा पुट करो ना 360 में से। अब 361 भी तो एक एंगल है। कैसे है कि हमने पूरा एक रोटेशन कंप्लीट किया और 1 और एक हम आगे बढ़ गए तो 361 डिग्री भी एक एंगल है, वो भी मैं पुट कर सकती हूँ, है ना। तो मैं ऐसे कुछ भी पुट करूँ, साइन एक्स की साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा इसी पे ही तो घूम रहा है ना, साइन थीटा इसके ऊपर नहीं जा रहा और साइन थीटा इससे नीचे नहीं आ रहा। साइन थीटा मेरा इसी सर्कल के अंदर है। ये देखो ये वाली लेंथ मैक्सिमम क्या हो सकती है? ये हो सकती है, ठीक है। और ये वाली लेंथ मिनिमम यहाँ आ सकती है, ठीक है। इस सर्कल से बाहर तो ये वाली लाइन कहीं जाएगी ही नहीं। आप लगा के देख लो, यही तो लाइन है ना, साइन थीटा यही तो है। आप कोई भी एंगल पे साइन थीटा बना के देख लो, ये आपका कहाँ से नहीं जा रहा, ये यूनिट सर्कल है तो ये 1 और ये -1, यानी कि साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो रही है और -1 से कम नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज है ना मेरे पास साइन फंक्शन का वो है -1 से 1। दिस इज द रेंज ऑफ द साइन एक्स। रेंज क्या है इसका? -1 से 1 है, ठीक है। एक बार cos x भी देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। डोमेन तो मैं वही कहूंगी कि आप कोई भी एंगल डाल दो, डोमेन तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही रियल नंबर होता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x, तो इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा। अब इसके रेंज की बात कर लेते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। तो cos x मेरे पास ये है, ये वाली लाइन ये, ठीक है। आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन मैक्सिमम कितनी ले सकते हो? मैक्सिमम इतनी या फिर इतनी, यहाँ से यहाँ तक ही तो लाई करेगा सब कुछ इसी सर्कल के अंदर। तो ये सर्कल में ये -1 है और ये 1 है, तो इसकी भी रेंज हो गई -1 से 1। तो यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं
डोमेन साइन एक्स का रियल नंबर और रेंज साइन एक्स का -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये ब्रैकेट्स जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज द क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग आप समझो, दिस इज इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट है, क्लोज्ड इंटरवल है। -1 और 1 के बीच में जितने भी रेशनल इरेशनल्स जैसे भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस सेट में आ जाते हैं, है ना। आपने इंटरवल पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में सेट्स में। तो ये क्लोज इंटरवल और ये भी क्लोज इंटरवल -1 to 1, यानी कि -1 भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि -1 से क्लोज है, ये 1 भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि ये 1 से भी क्या है, क्लोज है। तो दो फंक्शन का हम डोमेन और रेंज फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। पहले डोमेन और रेंज एक बार डिस्कस कर लेते हैं सबकी, फिर 1 by 1 हम इनके ग्राफ भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेंजेंट एक्स पे अगर मैं बात करती हूँ तो क्या होगा, देखो टेंजेंट एक्स में ले लेती हूँ यहाँ पर। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू मेरे पास होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, मैं जानना चाह रही हूँ कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है। टेन को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकती हूँ क्योंकि ये दो चीजें मैंने डिफाइन की है ना, मैं इन दोनों की हेल्प से ही अब सब कुछ फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमने कहा कि टेंजेंट साइन अपॉन कॉस होता है और साइन अपॉन कॉस यानी कि ये तो पी अपॉन क्यू का फॉर्मेट बन रहा है, इसका मतलब ये रेशनल फंक्शन है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में रेशनल फंक्शन क्या था कि जो फंक्शन ऐसे पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट के होते हैं। तो इन फंक्शंस को कहीं पर अगर किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम होती है तो वहां होती है जहां ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होता है। ठीक है, जहां ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है यानी कि cos x को जीरो नहीं होना चाहिए। इस फंक्शन को प्रॉब्लम सिर्फ तब होगी जब cos x जीरो हो जाएगा। ये फंक्शन सिर्फ तब डिफाइन नहीं है जब ये इंफिनिटी बन रहा है और ये इंफिनिटी सिर्फ तब बनेगा जब cos x जीरो होगा। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन के लिए पॉसिबल इनपुट क्या हो सकते हैं, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो सकता है। मैंने कहा हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन आर होता है, रियल नंबर का सेट होता है, लेकिन रियल नंबर में से मुझे वो पॉइंट्स माइनस करने पड़ेंगे जहां पर ये नॉट डिफाइन हो रहा है, यानी कि मुझे वो पॉइंट्स माइनस करने पड़ेंगे जहां मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर का मतलब cos x, आर में से आप वो वाले पॉइंट माइनस करो जहां cos x जीरो हो रहा है। तो cos x कहाँ जीरो हो रहा है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि साइन n पाई इज इक्वल टू जीरो कब होता है, जब n की वैल्यू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, यानी कि साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे भी 0 होता है, माइनस पाई पे, 2 पाई पे, -2 पाई पे, इन सब पे साइन की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही cos 0 कब होता है, 2n+1 पाई/2 पे। ठीक है, और n 0 +-1 प्लस, यानी कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इस r में से इसको माइनस करने वाली हूँ क्योंकि cos इन पे 0 हो रहा है। ठीक है, मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से 2n+1 × पाई/2 को r में से माइनस करूंगी क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर मेरे पास cos फंक्शन क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, और cos फंक्शन के 0 बनते ही टेंजेंट नॉट डिफाइन आएगा और मुझे तो डोमेन ऐसी लेनी होती है, डोमेन होती ही एग्जैक्टली वो पॉसिबल आउटपुट्स हैं, वो पॉसिबल इनपुट्स हैं जिनके लिए फंक्शन मेरा डिफाइन हो। मुझे इनपुट वो नहीं लेने होते जहां फंक्शन नॉट डिफाइन हो। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन नॉट डिफाइन था, मैंने इसको रियल नंबर में से बाहर निकाल दिया। अब जितने रियल नंबर बचे हैं उसको इस फंक्शन के डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन होगा r-2n+1 पाई/2। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। इस फंक्शन का रेंज के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो अभी आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि जो टेंजेंट फंक्शन होता है, अगर मैं आपसे ये कहूँ टेंजेंट 0 डिग्री कितना होता है, ठीक है, टेंजेंट 0 डिग्री होता है 0 डिग्री। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टेंजेंट 90 डिग्री कितना होता है, तो टेंजेंट 90 डिग्री होता है प्लस इन्फिनिटी। टेंजेंट 90 डिग्री कितना होता है, प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं कहूँ कि टेंजेंट -90 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना, यानी कि क्या हो रहा है, टेंजेंट की ये सारी वैल्यूज तो हमें आती है ना, हमें आनी चाहिए क्योंकि हम ये सब वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं जो हमारी बेसिक चीजें थी। 90 तक तो हम तो 10th में भी करके आए हैं, उसके बाद की भी हमने कैलकुलेट की है, 180 पे भी की है, 270 पे भी किया है, 360 पे भी किया है। हमने ये भी पढ़ा है कि टेंजेंट ऑफ -θ -tan θ के इक्वल होता है, तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है ना, तो
हमने क्या देखा कि टेंजेंट 0 भी है, टेंजेंट इन्फिनिटी भी है, टेंजेंट माइनस इन्फिनिटी भी है, तो इनके बीच के भी नंबर्स तो होंगे ही। यानी कि इसके लिए पॉसिबल आउटपुट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी पे कभी भी हम क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाते, है ना, ये हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ये हमेशा ऐसे ओपन होता है इंटरवल। क्यों ओपन होता है? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी रियल नंबर के सेट में नहीं बिलोंग करते। दीज आर नॉट नंबर्स, ये नंबर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि रियल नंबर में हम लास्ट तक चलते जाएंगे और कहीं इन्फिनिटी हमें मिलेगा, ऐसा इन्फिनिटी कुछ नहीं होता। इन्फिनिटी का मतलब है नॉट डिफाइंड, मतलब वो चीजें अभी तक डिफाइन ही नहीं की गई हैं कि एक्चुअली में इन्फिनिटी है क्या। जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता उसको हमने नाम दे दिया इन्फिनिटी। और यू कैन से दैट कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा दैट इज आर, आर यानी कि पूरा रियल नंबर का सेट होगा। ठीक है, तो टेंजेंट फंक्शन का हम डोमेन पढ़ चुके हैं और टेंजेंट फंक्शन का हम रेंज भी फाइंड कर चुके हैं। अभी जब हम ग्राफ करेंगे ना तो ये चीजें और भी ज्यादा आपको क्लियर होंगी। ठीक है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो भी आज हम पढ़ रहे हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ये कहूँगी कि अगर आप एक्चुअल में जानना चाह रहे हैं कि मैथमेटिक्स क्या है तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सिर्फ क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगा, मार्क्स आ जाएंगे सीबीएसई में, लेकिन नॉलेज के लिए हमें सब कंटेंट को जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, है ना। तो हम टेंजेंट का डोमेन पढ़ चुके हैं, हम टेंजेंट फंक्शन का रेंज भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे, कॉट एक्स पे। कॉट एक्स यानी कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ भी ये रेशनल फंक्शन है, इसे अगर प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ उन पॉइंट्स पे होगी जहाँ साइन 0 बन रहा है। तो साइन कहाँ पे 0 बनता है, एन पाई पे 0 बनता है। तो यानी कि मुझे करना क्या है, आर में से एन पाई को तो माइनस करना है। तो ये तो मेरा क्या बन गया, इसका डोमेन। ये क्या बन गया, इसका डोमेन। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोटेंजेंट फंक्शन का भी रेंज पूरा रियल नंबर का सेट आता है, पूरे रियल नंबर का सेट आता है। और यू कैन से दैट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और आर। तो इस फंक्शन का हमारे पास रेंज क्या हो गया, पूरा रियल नंबर का सेट। इस फंक्शन का क्या है, रेंज। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं किस पर, कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। इट इज अगेन अ रेशनल फंक्शन, p अपॉन q फॉर्मेट का ये। इससे भी प्रॉब्लम सिर्फ वही होगी जहां मेरा डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर इज साइन एक्स, साइन एक्स 0 होगा, वहां ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे पूरे r में से वो माइनस करने हैं जहां साइन एक्स 0 है। साइन एक्स 0 है एन पाई पे, तो हम इसमें एन पाई को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कोसिकेंट एक्स का क्या आ गया, डोमेन आ गया। ठीक है, दिस इज द डोमेन ऑफ द कोसिकेंट एक्स। अब हम बात कर रहे हैं कि इस फंक्शन का ये रेंज क्या होगा। ठीक है, रेंज को देखते हैं, किस फंक्शन का रेंज क्या होगा। अब रेंज को समझने के लिए ना थोड़ा सा देखो, मैं बताती हूँ इस चीज को, थोड़ा सा समझते हैं। मैं लिख भी सकती हूँ, आप याद कर लोगे, लेकिन एक बार देखते हैं। देखो हमने क्या कहा कि जो मेरा कोसिकेंट फंक्शन का रेंज एक्चुअली में क्या होता है, माइंड में ये चीज सोचो कि रेंज होता क्या है। रेंज वो होता है कि आप यहाँ पर जो भी इनपुट डाल रहे हो और आपको जो आउटपुट मिल रहा है, यानी कि आउटपुट का जो सेट बनता है ना, वो रेंज होता है। ठीक है, तो आउटपुट क्या क्या पॉसिबल है, पहले तो अभी देखो इनपुट क्या पॉसिबल है। यहाँ पर इनपुट क्या पॉसिबल है, देखो मेरे पास जो फंक्शन है वो है 1 अपॉन में साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। यहाँ पर मैं क्या इनपुट डालने वाली हूँ, देखो यहाँ पर जो है ना, हम ये तो डालेंगे नहीं, एन पाई नहीं डालेंगे और उसके अलावा सब कुछ डालेंगे। यानी कि मैं वो चीज यहाँ नहीं डालूंगी जहां पर ये 0 बन रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, वो मैं नहीं डालूंगी। अब साइन एक्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं तो जानना चाह रही हूँ इसका रेंज क्या आएगा, कि इसको सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ एक्स कुछ भी पुट करूँ, कुछ भी। भाई एक्स साइन के साथ एक्स तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो ना, क्योंकि साइन एक्स का डोमेन तो रियल नंबर है। तो अगर मैं यहाँ कोई कुछ भी पुट कर रही हूँ, उनको छोड़ रही हूँ, जहाँ एन पाई को छोड़ करके और कुछ भी अगर पुट करती हूँ, तो यहाँ क्या क्या चीजें आ सकती हैं। साइन एक्स क्या हो सकता है, साइन एक्स की रेंज है -1 से 1, यानी कि साइन एक्स मेरे पास ज्यादा से ज्यादा तो क्या आ सकता है, साइन एक्स क्या आ सकता है, साइन एक्स की रेंज है -1 से 1। ये है साइन एक्स की रेंज, कि साइन एक्स ही हो सकता है। यानी कि साइन एक्स जब -1 होगा तो ये आएगा, और साइन एक्स जब 1 होगा तो ये आएगा। यानी कि साइन एक्स जो है
-1 से 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि इस पूरे वाले फंक्शन की रेंज में -1 भी होगा और 1 भी होगा। 2 पॉइंट तो मुझे ये मिल गए, ठीक है। रेंज के लिए मुझे मिल गए कोसेकेंट x की रेंज में एक तो -1 आएगा और एक 1 आएगा। इसके अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं वो देखना है मुझे। देखो यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर sin x की वैल्यू -1, मैं यहाँ पर अगर एक रियल नंबर लाइन प्लॉट कर दूं, इसमें ये है 0, ये है -1 और ये है 1, यानी कि -1 से बड़े और 1 से छोटे सारे नंबर्स ये sin x पे पॉसिबल है कि sin x हमें क्या क्या वैल्यू दे सकता है, -1 और 1 दे सकता है और इसके बीच में ये हर नंबर दे सकता है। अब इसके बीच के ये वाले नंबर्स और ये वाले नंबर्स कैसे हैं, ये नंबर्स पता है आपको कैसे हैं, ये नंबर्स ऐसे हैं जैसे लेट्स से कि ये हाफ है, ठीक है ना, ये 1/4 है, ठीक है, इस तरह से हैं ये नंबर्स 1/2, 1/3, 1/4। ये वाले नंबर्स कैसे हैं, ये -1/2 है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव में इरेशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर्स भी हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव में सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और कैसे -1 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ कि इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है, 1/2 आ रही है, यानी कि 1 के अपॉन में 1/2 आ रही है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगी ना। यानी कि डिनोमिनेटर में हम जब भी 1 से छोटा नंबर या -1 से बड़ा नंबर पुट करेंगे तो ये जो पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा ये नंबर हमेशा -1 से छोटा और 1 से बड़ा आएगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझो, बस यही चीज समझने की है। मैं फिर बता रही हूँ, sin x की पॉसिबिलिटी -1 और 1 और उनके बीच के सारे नंबर्स हैं, क्योंकि हम sin x का रेंज पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप इसमें sin x को -1 पुट करते हो तो -1 आएगा, 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बीच का नंबर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इनके बीच का कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगी ना sin x की जगह पर, तो वो नंबर मुझे या तो -1 से छोटा मिलेगा या फिर 1 से बड़ा मिलेगा। यानी कि 1 के अपॉन में 1 से छोटा नंबर पुट करने से जो मेरे पास वैल्यू आती है वो 1 से बड़ी आती है। अभी मैंने 1/2 पुट करके देखा तो वैल्यू मुझे मिली 2। अगर मैं यहाँ पे 1/100 पुट करके देखूंगी तो मुझे यहाँ वैल्यू मिलेगी 100। अगर मैं 1000 पुट करूंगी तो वैल्यु मिलेगी 1000। 10,000 पुट करूंगी तो मिलेगी 10,000। यानी कि आप नंबर जितना छोटा पुट करोगे, ये छोटा हो रहा है 1/10,000 बहुत छोटा नंबर है, 1/10 लाख और भी छोटा नंबर है, लेकिन इसके बदले में जो ये मिल रहा है ना ये आपको उतना ही बड़ा मिलता जा रहा है। यानी कि जितना छोटा आप पुट करोगे आपको वहां पर उतनी बड़ी चीज मिल जाएगी। यानी कि आप इस तरह से कहाँ तक जा सकते हो, आप तो इन्फिनिटी तक जा सकते हो। भाई मैंने आपसे ये कहा कि आप यहाँ रहोगे, इससे छोटा नहीं इससे बड़ा मिलेगा 1 से, यानी कि आप यहाँ कहाँ तक जा सकते हो, +इन्फिनिटी तक, या -1 से छोटा मिलेगा तो -इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो। तो ये मैंने ना इस फंक्शन की रेंज बता दी है आपको। रेंज क्या बताई है, देखो मैंने आपसे कहा कि आप -इन्फिनिटी से 1 तक जा सकते हो, -1 तक ये पूरा रेंज है, यहाँ से यहाँ तक, और -1 इसमें इंक्लूड है। देखो -1 हमने लिया है, -1 इसमें आएगा तो -1 से क्लोज्ड रहेगा क्योंकि -1 इसकी रेंज में आ रहा है, ठीक है। और इसकी रेंज में ये सेट भी आ रहा है क्योंकि ये सारे नंबर्स भी मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी 1 से लेकर के, क्योंकि 1 भी इंक्लूड है तो 1 से मैं क्लोज्ड लगाऊंगी। क्लोज का मतलब होता है कि ये एलिमेंट्स आपके सेट में इंक्लूड है, और ये कहाँ तक जाएगा, +इन्फिनिटी तक ये जाएगा, और ये दोनों ही सेट इसकी रेंज है तो मैं इन दोनों को लिख दूंगी यूनियन। देखो इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ प्रीवियस चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि सेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरवल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है और ये चीजें समझ में नहीं भी आ रही हैं तो बहुत ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, इसके बिना भी हम एक्सरसाइज बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें इसीलिए जरूरी है कि जब आप सेट्स पढ़ लें उसके बाद आप इस चीज को जब फिर से करें तो ये चीजें आपको समझ में आए। मैंने पहले कहा था कि ये चीजें अगर नहीं आती होंगी तो भी आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो, CBSE में अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव की अगर आप कुछ भी किसी भी तरह का कोई छोटा सा भी कॉम्पिटिशन लेवल का अगर आप पेपर दोगे तो वहां पर आपको ये चीजें पता ही होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अच्छी चीजें हैं ये आपको नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि हमसे तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा
आप इसको याद भी कर सकते हो कि ये इसका डोमेन है, ये इसका रेंज है। कोई बहुत ज़्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमसे नहीं होगा, ठीक है। मैंने फिर कहा है कि इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसके बिना कुछ कर नहीं सकते, आप इसको याद भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी समझाने की कोशिश की है कि ये चीज़ कैसे आई है, और सिर्फ इन दोनों की हेल्प से समझाने की कोशिश की है कि ये दो चीज़ें अगर हमें पता है तो हम कैसे सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट है मेरे पास सीकेंड एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंड एक्स जो होता है 1/cos x। तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम सिर्फ तब होगी जब cos x 0 होगा, और वहां मैंने लिखा है cos कहाँ 0 होगा। cos 0 होगा मेरे पास 2n+1/2 पे cos 0 होगा, और इस फंक्शन का रेंज भी बिल्कुल उसी तरह से यही सेट आएगा, क्योंकि इस cos का रेंज ये है ना, जैसे मैंने अभी वहां बताया साइन के बारे में बताया, ऐसे ही cos के बारे में भी सेम, तो उसका भी रेंज यही निकलने वाला है जो ऊपर कॉसिकेंट का रेंज निकला था, सेम। तो बहुत टेंशन की बात नहीं है, समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको याद भी रख सकते हो कि ये मेरा कोसिकेंट एक्स का रेंज है और ये मेरा सीकेंट एक्स का रेंज है, ठीक है। तो यहाँ हम हर तरह का हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे, फंक्शंस के ग्राफ पे, ठीक है। डोमेन कवर हो गया, रेंज कवर हो गया, नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है ग्राफ। ग्राफ समझ लेते हैं। देखो मैंने फिर आपसे कहा है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ शायद इंपॉर्टेंट ना हो, पेपर में आपसे ग्राफ नहीं बनवाया जाएगा, लेकिन ग्राफ हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, चीज़ों को ईजी बना देते हैं हमारे लिए। आगे जब हम 12th में जाएंगे या आगे आगे जैसे जैसे हम मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी फंक्शंस के बारे में जो हमें जाननी होती है कि फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूस है, कहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं है, फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं, फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब बहुत सारी टर्म्स है। अभी मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब फंक्शंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन क्वेश्चंस को जिनको जानने के लिए हम अगर ग्राफ की हेल्प लें तो वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच बहुत अच्छी मानी जाती है फॉर द कॉम्पिटिटिव टेस्ट। हालांकि हम यहाँ कॉम्पिटिशन के लेवल से नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो ग्राफ हम सीखेंगे, ठीक है, हमें आने चाहिए ग्राफ बनाने। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, देखो साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, साइन एक्स फंक्शन का क्या बना रहे हैं, ये हम ग्राफ बना रहे हैं ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। बहुत ही आसान काम है, कुछ भी नहीं करना। जैसे कि आप लोअर क्लासेस में ग्राफ बनाते थे ना, सबने बनाए हैं भाई, 9th 10th में ग्राफ बनाए हैं आपने। आप क्या करते थे, आप एक एक्स एक्सिस ले रहे हो, आप एक वाई एक्सिस ले रहे हो, यहाँ पर आप नंबर्स प्लॉट करते थे 0, भाई वहां नंबर्स पे आप वैल्यूज निकालते थे। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो मुझे एंगल्स पे वैल्यू देते हैं, तो मैं एंगल्स लूंगी। इनपुट चेंज है ना मेरा, वहां इनपुट क्या होता था, आप नंबर्स डालते थे 1 2 3, यहाँ डालते थे -1 -2 -3। क्यों डालते थे, क्योंकि वहां इनपुट आपका वही होता था, वहां अपने फंक्शन में वो इनपुट डालना होता था, वो आपका इनपुट सेट था, यानी कि वो आपका डोमेन था। यहाँ मेरा डोमेन क्या है, यहाँ मेरा डोमेन, मुझे साइन एक्स डोमेन रियल नंबर है लेकिन मैं उसको एंगल की तरह ट्रीट कर रही हूँ, रेडियन में ट्रीट कर रही हूँ, एंगल ले रही हूँ, तो मुझे यहाँ एंगल्स ही लेने हैं, ठीक है। तो मैं एंगल लेती हूँ, देखो मैंने यहाँ पर एंगल ले लिया, क्या लिया, देखो यहाँ पर ले लो आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये सारे मैंने एंगल्स ले लिए। यहाँ पे भी ऐसे ले लेते हैं, ये नेगेटिव हो जाएंगे, -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री। ले लिए हमने सारे एंगल्स ले लिए। अब हम क्या करते थे हमारी लोअर क्लासेस में, इन सब पे वैल्यूज निकालते थे। जैसे मुझे साइन फंक्शन बनाना है ना, साइन बनाना है, तो साइन 0 कितना होता है, टेबल अब आपको ये पता होनी चाहिए कि किस एंगल पे वैल्यू कितनी कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ -1। देखो एक और चीज बता देती हूँ, ग्राफ आप जब बनाते हो तो उसमें जो एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस, इसको ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपने डोमेन हमेशा एक्स एक्सिस ही लेनी है, लेकिन
जनरली हम इसको डोमेन और इसको रेंज लेते हैं। बाकी आप चेंज करके भी ग्राफ बना सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा, मेंशन कर सकते हो कि नहीं हम तो इसको नहीं ले रहे डोमेन, हम तो इसको ले रहे हैं। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हर जगह ये किया जाता है कि इसको डोमेन लिया जाता है, ठीक है, और इसको रेंज लिया जाता है। रेंज यानी कि ये डोमेन को मेरा डिनोट कर रहा है, क्योंकि आपने देखा मैंने डोमेन इनपुट डाला है कि इनपुट में क्या क्या डाल सकते हो, और यहाँ रेंज है। रेंज मेरा -1 से 1 है, तो मैंने इसको -1 से 1 इतना ही लिया, क्योंकि इससे ऊपर फंक्शन जाएगा ही नहीं, मुझे पता है ना कि इसकी रेंज इतनी ही है, ठीक है, तो बस मैंने इतना ही लिया। मैं अननेसेसरी क्यों इसको आगे 2 3 4 लूँ, क्योंकि वो उसकी रेंज है ही नहीं। तो अब मुझे पता है साइन 0 पे वैल्यू कितनी होती है। अब मैं हर एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकाल रही हूँ। देखो साइन 0 पे मुझे पता है 0 होता है, साइन 0 0 होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री आपको टेबल याद होनी चाहिए, 1/2 हाफ होता है, तो 1/2 यहाँ जाएगा, तो ये आ गया मेरा साइन 30 हाफ, ठीक है। इसके बाद ये सब छोड़ करके मैं सीधा 90 पे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक रफली आइडिया लेना है, ठीक है। 90 साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है ना। तो मैं ये 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पे 1 ले रही हूँ। अब ये इसके बीच में ही मैं इसको मिलाऊंगी, तो कहीं पे ये वाली वैल्यू 45 पे आई रही होगी और ये वाली वैल्यू 60 पे आई होगी, ठीक है ना। जो भी आई है, नो नीड टू कैलकुलेट, वी आर जस्ट एस्टिमेट कि क्या आ रहा है हमारा फंक्शन, किस तरह का शेप बन रहा है, इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, ठीक है। तो अब 180 डिग्री पे क्या होता है, साइन 180 डिग्री पे 0 होता है, साइन 180 डिग्री पे क्या होता है 0, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से मिला रही हूँ, ठीक है। साइन 180 पे क्या होता है 0 होता है, यानी कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, चेंज करती हूँ थोड़ा सा, मतलब ऐसा ही है, लेकिन पॉइंट्स हम ऐसे ले लेते हैं। इसमें क्या हम ले लेते हैं पॉइंट्स, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ पर हम ले लेते हैं 90 डिग्री हाफ 90, और यहाँ ले लो, मतलब एक को छोड़ के एक ले लो, 180 270 360। तो अब देखो 90 इस पे 0, 90 डिग्री पे 1 90 डिग्री पे 1, और 180 पे 0, 180 पे 0, 90 पे 1, ठीक है। 270 डिग्री पे -1 वैल्यू होती है, 270 डिग्री पे वैल्यू होती है -1, तो 270 पे 1, और 360 पे होती है 0, 360 पे हो गई 0। इस तरह का हमने देखा, इस तरह का एक कर्व बनता है, इस तरह का कर्व, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ मैंने बनाया, साइन एक्स का, मतलब मैंने मेजर वैल्यूज ले ली, वरना वो शेप थोड़ी सी गड़बड़ आ रही थी, क्योंकि एंगल्स आप इक्वल इंटरवल नहीं लिया था ना, तो इसलिए वो शेप सही नहीं आ रही थी। तो मैंने इक्वल इंटरवल ले लिया, 90 डिग्री 180 90 का गैप, क्योंकि गैप तो देखो बराबर ही रखना होता है ना, आपने ग्राफ बनाए होंगे, गैप बराबर होता है 90 180 270 360, ठीक है। तो 90 पे कितना होता है 1, 180 पे होता है 0, 270 पे -1, और 360 पे होता है 0। तो हमने इनको मिला दिया, तो ये इस तरह का मेरे पास कर्व बन के आया है। ये किसका ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनो, ग्राफ तो हमें आगे बनाना, अगर आप यहाँ बनाओगे ना तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ कैसे होने वाला है, इसको 90 अगर मैं ले लूँ, ये 180 ले लूँ, नेगेटिव है ये, और ये 270 ले लूँ, तो ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा, 90 पे -1, -180 पे 0, 270 पे +1, और ये 360, यहाँ पे 360, यानी कि ग्राफ की शेप आप देखोगे अभी भी ऐसी ही है, यहाँ भी ग्राफ की शेप ऐसी ही थी, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, इस इंटरवल के अंदर जो शेप बनी है ना ग्राफ की, किस इंटरवल में, 0 से लेके 2 पाई के बीच में ग्राफ की जो शेप बनी है ना, वही शेप यहाँ बनी है। अगर आप आगे और एंगल एक्सटेंड करते हो, ये तो मेरे पास हो गया 2 पाई, अगर मैं 2 पाई से 4 पाई के बीच में फिर से शेप बनाऊंगी तो भी मेरी यही शेप बनेगी। यानी कि ये वाले एंगल, ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली मुझे बार बार यही शेप दे रहा है हर 2 पाई इंटरवल पे, एवरी 2 पाई इंटरवल पे, ठीक है। यानी कि 2 पाई के बाद नेक्स्ट पे भी मुझे ऐसा ही रिपीट हो रहा है, यू कैन से दैट कि ये फंक्शन की ये शेप बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। ये यहाँ रिपीट हुई, अगर आप इससे आगे जाके बनाओगे तो फिर से इसी तरह का शेप रिपीट होगा, यानी कि ये 0 से 2 पाई इंटरवल, यहाँ पर जो शेप बनेगी, फिर ये 0 से 2 पाई इंटरवल, यहाँ भी वही शेप बनेगी। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर 2 पाई से 4 पाई का इंटरवल होगे, वहां भी यही शेप बनेगी। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इस फंक्शन को, इस तरह का फंक्शन जो होता है ना, जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होने लग जाता है, पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा एवरी 2 पाई के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 2 पाई से 4 पाई के बीच में फिर वही बनेगा, 4 पाई से फिर 6 पाई के बीच में वही बनेगा। तो इस तरह से जो एक पर्टिकुलर इंटरवल में रिपीट होता है, उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन।
तो ये मेरे पास कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये जस्ट मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना आए। आप खुद से इस तरह से एंगल्स लेंगे और इसको ड्रॉ करके देखेंगे, 0 से 2 पाई में ही ड्रॉ कर लेना, इतना सफिशियंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ पे, cos x पे। तो हमको एक आइडिया हो गया कि ये वाला ग्राफ कैसा बन रहा है। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए कि sin x का ग्राफ कैसा होता है, क्योंकि जब हम आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना मैथ्स में, तो वहां हो सकता है कि मैं आपको सीधा बताऊंगी देखो ये sin x फंक्शन का ग्राफ था, तो इसलिए छोड़ना नहीं है ग्राफ, आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ sin x फंक्शन का ग्राफ इस तरह से वेव जैसा बनता है, ठीक है ना। cos की बात करती हूँ मैं, cos x फंक्शन के ग्राफ की। यहाँ हम बात कर रहे हैं अब किसकी, cos x की। तो क्या मैं कह सकती हूँ, देखो बिल्कुल सेम मुझे वही काम करना है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। 0 ले लो, 90 ले लो, ठीक है, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ ले लो 360 डिग्री। तो मैं 0 से लेके 360 के बीच में देख लेती हूँ, और बाकी तो फिर मुझे पता है कि रिपीट ही करेंगी वैल्यूज, क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वैल्यूज रिपीट करती हैं। एक सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक टर्म मैं आपको बता चुकी हूँ कि पीरियोडिक फंक्शन हम उन फंक्शंस को कहते हैं कि जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर अपने ग्राफ को रिपीट करे। ग्राफ रिपीट करने का मतलब हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उसकी सभी वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज। तो हम देखते हैं आगे cos x पे अब हम वैल्यूज फाइंड करना शुरू कर देते हैं। इस फंक्शन का भी रेंज मुझे दिख रहा है कि ये 1 है और यहाँ पे -1 है, इसी के बीच में ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 पे वैल्यू होती है 1। cos 90 पे वैल्यू क्या होती है, cos 90 पे वैल्यू होती है 0। cos 180 पे वैल्यू होती है, ये वैल्यूज आपको टेबल से मिल जाएंगी, आपको याद होनी भी चाहिए। 270 पे वैल्यू होती है 0 और 360 पे इसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये है मेरे पास -90, यहाँ है -180, -270 और -360 डिग्री, ठीक है। तो -90 पे इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज 0 और -180 पे -1, कुछ ऐसा रहा होगा ये ग्राफ, फिर इस पे 0 और -360 पे 1 और ये ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्राफ कैसे रिपीट हो रही है। ग्राफ देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से आप इसमें आप देखोगे तो ये वाला जो ग्राफ मेरा ऐसे बन गया, ऐसा बन गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट में भी ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये मेरा ग्राफ, मतलब वैल्यूज एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद पर्टिकुलर 2 पाई, ये भी देखो ना -पाई से पाई, ये -पाई है और ये पाई है, यानी कि टोटल इंटरवल हो गया 2 पाई, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पाई से लेकर के और 3π/2 नहीं, मतलब नेक्स्ट 5π/2 तक सेम बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हर एक पर्टिकुलर इंटरवल में यहाँ पे भी मेरा ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो ये भी कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो बेसिकली मुझे ये ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो आप -360 से लेके 360 तक आपने बना करके देखने हैं, फिर उसके बाद की चीज़ें ऐसे ही रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। रिपीटेशन देखनी भी है आपको कि कहाँ पर चीज़ें किस तरह से रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको देखो ये नज़र आ रहा होगा, ये देखो इस तरह से आप ले सकते हो ना कि ये मेरा ग्राफ है, तो ये रिपीट हो रहा है। 0 से 360 तक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट एक्स फंक्शन का ग्राफ। किसका, टेंजेंट एक्स का ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। तो टेंजेंट एक्स का ग्राफ, ठीक है, टेंजेंट एक्स का ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर भी वही काम करना है मुझे। मैंने एंगल लिया 0, यहाँ मैं ले लेती हूँ π/2, यहाँ मैं ले लेती हूँ पाई मतलब 180, यहाँ मैं ले लेती हूँ 3π/2 और यहाँ मैंने ले लिया 2। इसके बाद यहाँ नेगेटिव भी ले लेते हैं, ये हो जाएगा -π/2 -पाई -3π/2 और यहाँ हो जाएगा -2π। रेडियन में लिया है मैंने, इससे पहले हम डिग्री में ले रहे थे। दोनों चीजें हमें आनी चाहिए, डिग्री मेजर भी और रेडियन मेजर भी, ठीक है ना। तो इसके बाद अब मुझे वैल्यूज निकालनी है ना कि टेंजेंट की 0 पे क्या होती है, π/2 पे क्या होती है, और ये सब हम टेबल में कर भी चुके हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखते हैं टेंजेंट 0 कितना होता है। टेंजेंट 0 का मतलब होगा
साइन जीरो अपॉन में कोस जीरो, और साइन जीरो होता है जीरो और कोस जीरो होता है वन, और जीरो अपॉन वन कितना होता है जीरो होता है, जीरो अपॉन वन क्या होता है जीरो, यानी कि टेंजेंट की वैल्यू जीरो पे हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा और टेंजेंट, अब हमें ये भी पता है कि टेंजेंट फंक्शन कहीं किसी पॉइंट पे डिफाइन भी तो नहीं है, किसी किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, किस पे डिफाइन नहीं है वो देख लेते हैं। टेंजेंट फंक्शन वहां डिफाइन नहीं है जहाँ कोस जीरो होता है। कोस कहाँ कहाँ जीरो होता है, कोस पाई बाई टू पे जीरो होता है। ठीक है, तो यानी कि ये रहा पाई बाई टू। तो जहां पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, एक बार उसके ऊपर अलग से लाइन लगा दो कि यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं आएगी फंक्शन की, क्योंकि ये तो मेरा रेंज में है ही नहीं, इंक्लूड नहीं है ना। इन रेंज में क्यों इंक्लूड क्यों नहीं है रेंज में, क्योंकि ये वाला पॉइंट में इनपुट तो नहीं दे रही। जब मैं इनपुट नहीं दे रही तो मुझे इस पे वैल्यू कैसे मिलेगी, इनपुट क्यों नहीं दे रही, क्योंकि मुझे कोई वैल्यू मिलनी ही नहीं है, मुझे पता है इन्फिनिटी जा रहा है, वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसीलिए इस पे कुछ भी नहीं आएगा। मैंने एक लाइन लगा दी, माइनस पाई बाई टू पे भी कुछ नहीं आने वाला, तो ये भी हमने एक लाइन लगा दी। ठीक है, तो यानी कि अब मुझे ये पता है कि पाई बाई टू पे ये क्या देगा, देखो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पाई बाई टू पुट करूंगी तो साइन पाई बाई टू कितना होता है वन, और कॉस पाई बाई टू कितना होता है जीरो, तो समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी। यानी कि पाई बाई टू अगर मैं डालती हूँ तो मुझे इन्फिनिटी मिलती है, फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो यानी कि ये कुछ इस तरह का ग्राफ जाएगा इसका ऊपर, लेकिन इसको कभी भी टच नहीं करेगा। पाई बाई टू को टच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पाई बाई टू पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, टच नहीं करेगा, लेकिन ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा ग्राफ ऊपर तक। और माइनस पाई बाई टू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी मतलब ग्राफ मेरा ऐसे नीचे की साइड जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे चलता ही जाएगा। तो ये वाली मेरी शेप बनी है, ये शेप किसकी है, ये शेप है टेंजेंट फंक्शन की, टेंजेंट एक्स की ये फंक्शन की शेप बनी है। ठीक है, तो आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ किस तरह का होता है, बहुत रफली सा एक आइडिया कि हाँ कुछ ऐसा फंक्शन का ग्राफ होता है, साइन का कुछ ऐसा ग्राफ होता है, कॉस का कुछ ऐसा ग्राफ होता है, तो ये आइडिया हमारे को होना चाहिए। ठीक है, आप इस तरह से प्लॉट भी करके देखेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो थ्री पाई बाई टू पे भी मेरे को टेंजेंट जीरो वैल्यू देता है, थ्री पाई बाई टू पे नहीं, थ्री पाई बाई टू पे नहीं देता है हमको, टेंजेंट वैल्यू किस पे मिलती है, इसके बाद पाई पे मिलती है जीरो। देखो यहाँ पर आप पाई पुट करोगे, साइन पाई क्या होता है जीरो, और कोस पाई कितना होता है माइनस वन होता है, कोस पाई कितना होता है माइनस वन, तो ये वैल्यू मुझे जीरो मिलती है, किस पे पाई पे मिलती है। थ्री पाई बाई टू पे तो मेरा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, और थ्री पाई बाई टू पे ये प्लस इन्फिनिटी, और पाई बाई टू पे ये देगा हमको माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ये ग्राफ मेरा फिर से इसी तरह का ग्राफ रिपीट होगा हर एक इंटरवल में। अभी किस इंटरवल में रिपीट हो रहा है इसको देख लो, ये पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, ये डिस्टेंस, ये टोटल कितनी डिस्टेंस होगी पाई, यानी कि हर पाई इंटरवल में मेरा यही ग्राफ रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरा ये ग्राफ रिपीट होगा, यहाँ पर भी मेरा ये ग्राफ ऐसे ही रिपीट होगा, बिल्कुल ऐसे ही इस तरह से। तो ये ग्राफ मेरा किसका बन गया, टेंजेंट एक्स फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे ग्राफ। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कोटेंजेंट फंक्शन का ग्राफ। कोटेंजेंट एक्स फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल वही हमें काम करना है। ये हमने ले लिया जीरो, यहाँ हमने लिया पाई बाई टू, यहाँ ले लिया पाई, थ्री पाई बाई टू, और ये हमने ले लिया टू पाई, यहाँ आ जाएगा माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू। ठीक है, हमने कुछ वैल्यूज ले ली, हमें क्या निकालनी है, इन पे फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। जीरो पे कोटेंजेंट क्या आता है, जीरो कॉट का मतलब क्या है, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, अब जैसे ही मैं जीरो पुट करूंगी तो साइन जीरो तो जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, यानी कि जीरो पे मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, प्लस इन्फिनिटी मिल रही है। तो जीरो पे प्लस इन्फिनिटी मिलने का मतलब यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है। और पाई बाई टू पे वैल्यू आएगी जीरो, कोस पाई बाई टू अपॉन साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू होता है वन और कोस पाई बाई टू होता है जीरो, तो इस पे तो वैल्यू जीरो, और इसके बाद ये फंक्शन जीरो पे कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे। पाई पे भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और ये ग्राफ मेरा कैसे बन जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी पे। इसके बाद नेक्स्ट वाला यहाँ पे जीरो आएगा, और ये ग्राफ मेरा इसका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा टेंजेंट का ग्राफ। टेंजेंट का ग्राफ था ऐसे यूं करके इधर था,
ठीक है। ये वाला अगर मैं डॉटेड बना रही हूँ ना, डॉटेड, इधर भी नहीं था, इंटरवल चेंज था, इंटरवल इसमें -π/2 से π/2 में था और इस तरह की शेप आ रही थी, मतलब इस तरह की शेप आ रही थी। और कोटेंजेंट फंक्शन में कैसी शेप आ रही है? कोटेंजेंट फंक्शन में ऐसी शेप आ रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कोटेंजेंट, अब बिल्कुल सेम वही काम मुझे करना है, इस इंटरवल में भी ये ग्राफ ऐसा जाएगा, इस तरह से। तो ये हमने किस फंक्शन का ग्राफ बनाया है? कोटेंजेंट का। बिल्कुल कोई एक एक पॉइंट मिला के आपको ग्राफ पेपर पे नहीं करना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की, इससे हमें ये पता होना चाहिए कि किस इंटरवल के बीच में ये शेप आ रही है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, ये चीजें हमें ड्रॉ करनी आनी चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी ये शेप आएगी, रफली एक आइडिया लेना है। कोई फेयर हमने ग्राफ पेपर को लेके उस पर 1 घंटा नहीं लगाना, ठीक है। नेक्स्ट, कोटेंजेंट का हो गया, टेंजेंट का हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास किसका? कोसिकेंट एक्स का ग्राफ। कोसिकेंट एक्स, फंक्शन कोसिकेंट एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो कोसिकेंट एक्स का ग्राफ देखते हैं, यहाँ पर ले लो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, ये आ जाएगा -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई, ठीक है। अब इस फंक्शन का जो रेंज है वो आपको पहले से ही पता है कि -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी है। तो यानी कि ये तो मैंने ले लिया 1 और ये मैंने ले लिया -1। तो मुझे ये बात तो पता ही है कि जो भी मेरा रेंज आएगा इनके ऊपर, वो इनके बीच में तो नहीं आएगा, या तो इससे ऊपर रहेगा या फिर इससे नीचे रहेगा, ठीक है। तो बस वही देखना है कि ऊपर कहाँ, किस इंटरवल में कैसे रहेगा, उस चीज को चेक करते हैं। पहले 0 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन है मेरे पास 1/sin x, जैसे ही मैं यहाँ x को 0 पुट करूंगी, sin 0 होता है 0, तो 1/0 ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि इसके ऊपर तो यहाँ पर किसके ऊपर? 0 पे अगर मैं बात करूं तो वैल्यू मेरी इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। π/2 पे चेक करते हैं, तो 1/sin π/2, sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 इस पे वैल्यू आ गई 1, यानी कि π/2 पे मेरा वैल्यू कितना आ रहा है? π/2 पे 1 आ रहा है। और 0 पे कहाँ जा रहा है? ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ऐसे 0 पे इन्फिनिटी तक, ऐसे ऊपर तक चला जाएगा ये ग्राफ इन्फिनिटी पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पाई की, तो यहाँ पर साइन पाई पुट करेंगे हम, पाई, तो साइन पाई कितना होता है? अगेन 0 होता है। तो फिर इन्फिनिटी पे, यानी कि ये भी पाई पे भी कहाँ जा रहा है? ये पाई पे भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ऐसे। तो ये ग्राफ साइन 3π/2 पे चेक कर लेते हैं। साइन की वैल्यू 3π/2 पे कितनी होती है? साइन की वैल्यू 3π/2 पे होती है -1, ठीक है ना। तो ये 1/-1 यानी कि वैल्यू आ जाएगी -1। तो साइन 3π/2 पे क्या आ गया? -1 आ गया। पाई पे अगर हम चेक करेंगे, पाई पे, तो ये हमारे पास कहाँ जाने वाला है? -∞। और 2 पाई पे अगर हम चेक करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? +∞। यानी कि ये इस तरह का बन गया हमारे पास ग्राफ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आप अगर यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 और ये इस तरह से ग्राफ हमारा जाएगा। और अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो ये आएगी आपकी वैल्यू 1 और इसके ऊपर ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जाएगा। तो ये हमें ग्राफ इस तरह से हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारे ग्राफ कहाँ पर किस तरह से लाई कर रहा है, ठीक है। कैसी हमारे ग्राफ की शेप आ रही है, किसकी बात कर रहे हैं हम? कोसिकेंट एक्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली सीकेंट एक्स का भी ग्राफ बनेगा। देखो बहुत फेयर हमें नहीं बनाना, मैं फिर कह रही हूँ, एक रफ एस्टिमेट हमें पता होना चाहिए कहाँ पे -1, कहाँ पर 1, कहाँ इन्फिनिटी जाएगा तो क्या इसकी शेप रहेगी, ठीक है। बस ये वाला हमें आइडिया होना चाहिए इस स्टेज का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा? कोसिकेंट एक्स का ग्राफ, सीकेंट एक्स का, सॉरी सीकेंट एक्स का, सीकेंट एक्स का ग्राफ देखेंगे तो ये हमारे पास 0, यहाँ π/2, फिर पाई, 3π/2 और ये हो गया हमारे पास 2 पाई। तो अब हम 0 to 2 पाई में देखते हैं कि कैसा इसका ग्राफ बनेगा। सीकेंट का मतलब है 1/cos। जैसे ही मैं x को 0 पुट करूंगी, x को 0 हम पुट करेंगे, cos 0 होता है 1, तो यानी कि हमारी जो 0 के ऊपर वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? 1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी 0 पे आएगी 1। इसके बाद जैसे ही हम π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 0 होता है और π/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/2
यानी कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो ये ग्राफ यहाँ ऐसे इंफिनिटी को टच कर रहा होगा, ये 1 से लेके ये इंफिनिटी को इस तरह से टच करेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं cos पाई की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, तो ये मेरी -1, तो cos पाई पे आएगा -1, cos पाई/2 0, ये माइनस इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा, और 3π/2 पे भी ये माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। 3π/2 पे भी फंक्शन डिफाइन नहीं होता, π/2 पे भी फंक्शन डिफाइन नहीं होता। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, 0 की हमारी बात हो गई है, पाई पे 1 पे आ रहा है। इसके बाद 2 पाई की अगर मैं बात करूं तो 2 पाई पे आगे जाएगा, यहाँ ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, इस तरह से हमारा ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पर ये वाला देखो ना, इस वाले इंटरवल में ऐसे बन रहा है u, फिर π/2 से 3π/2 के इंटरवल में नीचे u बन रहा है, फिर π/2 से लेकर के और ये यहाँ पर आएगा -π/2 के बीच में सीधा u बनेगा, ठीक है ना, -π/2 के बीच में सीधा u बनेगा, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। फिर इसके बाद ये आएगा -π और ये आएगा -3π/2, तो -3π/2 पे भी फंक्शन डिफाइन नहीं है, और यहाँ पर कैसा u बन जाएगा, उल्टा u। तो इस तरह का जो हमारा फंक्शन होगा ये हमारा सीकेंट का फंक्शन होगा। तो आपने हर तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे हमने उन सबके ग्राफ देखे, और ग्राफ एक्चुअली में मुश्किल भी नहीं है, इजी है ना। तो आपने करना क्या है, अपनी एक नोटबुक के अंदर सबका डोमेन, सबका रेंज खुद से लिखना है, बिल्कुल सोच समझ के कि क्या है क्या नहीं है, क्यों है जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उनका ग्राफ भी आपको हर एक का एक बार आपको रफली जैसे मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, इसी तरह से आपको एक रफ आइडिया इन ग्राफ का भी लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये आगे चल के आपको हेल्प देने वाले हैं। हो सकता है कि एक्सरसाइज 3.2 में ये आपके लिए इतने ज़्यादा हेल्पफुल ना हो, इनका यूज़ भी शायद कहीं पर भी ना हो, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ओवरऑल ये ग्राफ, ये डोमेन और ये रेंज आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, कहीं ना कहीं जाकर के आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.2, तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।